जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस में, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.3 जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे थे, और हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक को सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हम लोग कहां तक पहुंचे थे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में? तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 14 तक पूरी अच्छे तरह से निपटा लिया था, उसका सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, देखिएगा। भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी है ना, बनेगा बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। क्वेश्चन को पहले देखिए, पढ़िए। कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कहने का मतलब है, अच्छा आगे पढ़ते हैं। पहले दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया जुर्माना, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया जुर्माना। देखिए क्वेश्चन को समझिए। जैसे मान ली जाए एक व्यक्ति ने किसी बिल्डिंग को बनाने का ठेका लिया, है ना, और बिल्डिंग को बनाने का ठेका तो लिया जरूर, लेकिन यदि वो कोई भी दिन यदि अब्सेंट करता है ना, बाय द वे विलंब से यदि काम को पूरा विलंब से यदि कार्य को करता है, तो उसके लिए जुर्माना लगता है। कितने रुपया जुर्माना? पहला दिन का जुर्माना कितना रुपया है? 200 रुपया जुर्माना है। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा दिन भी यदि विलंब से शुरू किया, तो दूसरा दिन का जुर्माना कितना लग गया? 250 रुपया। उसी तरह से बाय द वे तीसरे दिन के लिए फिर से विलंब से शुरू किया, तो तीसरे दिन का जुर्माना कितना हो गया? 300 रुपया। इस तरह से देखा जा रहा है ना। तो 50-50 रुपया जुर्माना प्रत्येक दिन का क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से कह रहा है, देखिए, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना है, अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो कहता कि यदि एक ठेकेदार को जुर्माने की राशि, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब करे। माने 30 दिन यदि विलंब करता है, तो 30 दिन में उसका पूरा का पूरा कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, उसको यहां से पूछ रहा है ना। तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कि 30 दिन तक जुर्माना कितना लग रहा है, देख सकते हैं। 30 दिन तक जो जुर्माना लगेगा वो क्या लगेगा, आप इस चीज को समझिए। 30 दिन तक जुर्माना क्या लगेगा? तो सबसे पहला दिन जुर्माना कितना रुपया है? 200 रुपया, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं 250 रुपया दूसरे दिन का जुर्माना। उसी तरह से तीसरे दिन का जुर्माना कितना दिन तक, और इसी तरह से वो कितना दिन तक? 30 दिन तक। यानी 30 जो है वो पद है। टोटल पदों की संख्या कितनी है बच्चों यहाँ पे? 30 दिन का यहाँ पे जुर्माना पूछ रहा है कि 30 दिन तक लगातार यदि काम को विलंब से शुरू करता है, तो टोटल 30 दिन में कितने का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S30 निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आइए यहां से जो दिया उसको लिख लेते हैं। ए बराबर आपका कितना है? 200 रुपया है, ठीक है। और यहां से डी भी निकाल लीजिए। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250 माइनस 200, यानी हर एक दिन का जुर्माना 50 रुपया क्या होते जा रहा? बढ़ते जा रहा है, उत्तरोत्तर वृद्धि होते जा रहा है ना। तो यहां से निकालना एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए यहां से। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 है ना, इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है ना एस एन का। लेकिन एन के जगह पे कितना है? एन के जगह पे है आपका S30 दिन का आपको निकालना है। तो यहाँ पे एन के जगह पे 30 हो जाएगा। 30/2 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 200 प्लस एन का वैल्यू कितना? 30 माइनस 1 और इंटू में डी है। डी का वैल्यू कितना है बच्चों? 50। ये 2 से आपका 15 बार में कट गया, बचा क्या यहाँ पे? 15। ये आपके हो जाएगा 400 प्लस 30 में से एक जाएगा 29, है ना, और 29 और यहाँ पे 29 गुने 50 हो जाएगा। 29 गुने क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा।
400 प्लस 29 में 5 से गुना कर दीजिए, 5 नंबर 45 के 5 हाथ में 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी लगभग आपका 1450 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा 15 गुने 1450 और 400 यानी कि 1950। 1950 में हम 15 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे 15 यहाँ पे 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 नमा 135, 135 और 7, 135 और 7 142, 42 का 2 हाथ में 14, 15 15 14 29, है ना। ये आपका मेरे ख्याल से 29,250 रुपये टोटल उसका 30 दिन का क्या हो जाएगा, जुर्माना के। लेकिन एक बार गुना कर लेते हैं, एक बार गुना कर ही लेते हैं। सॉरी 14 4 1850 यहाँ होगा ना, मिस्टेक यहाँ पे कर दिए। देखिए 15 गुनी 14 4 1850 हो जाएगा, 1850। 1850 में आराम से आप इसको गुना कर सकते हैं। 1 0 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, ठीक है, और 15 8 20 से, और यहाँ पे एक 7 हो जाएगा, और 15 15 12 27, इतना रुपया टोटल क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, जो कि 30 दिन का हो जाएगा। उत्तरोत्तर यदि बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन देखने में भारी भरकम बड़ा सा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी आसान है। फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन में क्या करा था कि जिस प्रत्येक दिन का जुर्माना लग रहा था। जैसे पहले दिन का जुर्माना कितना, 200 रुपया लगा, दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का जुर्माना 300। जैसे जैसे प्रतिदिन वो लेट कर रहा था, जुर्माना की जो राशि है 50-50 रुपए की और बढ़ती जा रही। तो 30 दिन तक यदि कह रहा है कि लगातार यदि विलंब करे, है ना, कितनी राशि अदा करने पड़ेगी यदि वह इस कार्य के लिए कितने दिन तक विलंब करता है, 30 दिन तक विलंब करता है। तो 30 दिन का विलंब करने का ये आपका हो जाएगा टोटल, है ना, 27,750 रुपये। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, है ना। ध्यान से समझिएगा, 7 पुरस्कार के लिए टोटल कितना राशि रखा गया, 700 राशि रखा गया। पुरस्कार की संख्या कितनी है, 7, और टोटल उसके लिए राशि कितनी है, 700 रुपया, ठीक है। कहते यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। हर एक पुरस्कार अपने से, है ना, जैसे मान लिया जाए, ऐसे मानेंगे, माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की जो राशि हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, ए। तो दूसरे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, दूसरे पुरस्कार की राशि जो हो जाएगी वो A-20 हो जाएगा। इस तरह से माने हर एक पुरस्कार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पुरस्कार की राशि क्या होती जाएगी, कमती चली जाएगी। कितना, 20। तो इस तरह से ये AP बनेगा। क्या बनेगा, जैसे पहला पुरस्कार की राशि A, है ना, दूसरा पुरस्कार की राशि A-B, उसी तरह से तीसरे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, A-40 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ये कितना पुरस्कार तक जाना है, टोटल कितने पद है, 7 पद है। टोटल कितने पद हो जाएंगे, 7, क्योंकि पुरस्कार की संख्या कितनी है, टोटल 7 है, तो ये 7 पद हो जाएंगे। तो यहां से ये आपका प्रथम पद हो जाएगा, और यहां से हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। यहां से सार्वंतर जो कि D होता है, D का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे तो D निकल जाएगा, है ना। यानी कि A-20 में से A को यदि माइनस कर लेंगे तो A से 1 कट जाएगा, यानी -20 जो आएगा वो D का माना जाएगा, है ना। और टोटल 7 पुरस्कार की राशि का सम कितना दिया हुआ है, 700 है ना। तो यहाँ पे निकालना, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक पुरस्कार का क्या मान, क्या ज्ञात करना, मान। तो यहां से एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एसएन बराबर अपना दिया हुआ कितना, 700। 7 पुरस्कार की राशि कितना दिया हुआ, उनका सम दिया हुआ है 700। तो S7 =
700। तो A7 का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, 7/2 2a। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो ऑलरेडी a ही है ना, प्लस n-1 यानी 7-1, और d का वैल्यू कितना, -20 है, और बराबर में कितना हो जाएगा 700, है ना। देखते चलिए, ये आपका आ जाएगा 7/2, आपका हो जाएगा 2a, -7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में 20 से गुना करेंगे, है ना, ये प्लस है, 7 में से 1 जगह 6, और 6 में 20 से गुना करेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 120 और बराबर में 700। ये आप चाहो तो 700 से 100 बार में काट भी सकते हैं, है ना। तो ओवरऑल क्या आ गया देख सकते हैं, 2a - 120, 2a - 120, और 2 इधर में जाकर के गुना हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 200, है ना। तो देखिए, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 120 उधर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 240, है ना। तो a का मान कितना हो जाएगा 240, 240/2 यानी कि 120, यानी प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी हो गई, 120 रुपया हो जाएगा। तो प्रथम पुरस्कार की राशि 120, तो कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का क्या निकालना है, मान निकालना है, प्रत्येक पुरस्कार, हर पुरस्कार, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो पहला पुरस्कार जैसा कि 120 हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था 20-20 रुपया घटता जाएगा, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 100 हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार 80, चौथा पुरस्कार 60, पांचवें पुरस्कार 40, पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पुरस्कार की क्या हो गई, राशि हो गई। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कि नहीं होनी चाहिए। देखिए 120 उधर जाएगा तो यहाँ पे 320 हो जाएगा बच्चों, है ना, 320 नीचे में 2, तो आपका क्या हो जाएगा 160, यानी पहली पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगा, और दूसरी पुरस्कार की 140, तीसरी पुरस्कार की राशि 120, चौथी की 100, फिर 80, और फिर 60, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 40। ये आपका परफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का ये क्या है, सॉल्यूशन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिए ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि ये भी देखने में देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि सॉल्यूशन एकदम इतना कम स्पेस में भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कहते हैं कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर क्या लगाए गए, पेड़ लगाने के लिए सोचा, और यह निर्णय लिया, किस तरह से निर्णय लिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। हर एक कक्षा, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सेक्शन में हर एक कक्षा का सेक्शन होता है, जैसे कक्षा 1 का 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए बी सी, उसी तरह से। तो उदाहरण के लिए क्या करा, कक्षा 1 के ए अनुभाग ने 1 पेड़ लगाया, 2 ने 2 पेड़ लगाया, तीसरे अनुभाग ने कितना पेड़ लगाया, 3 पेड़ लगाएगा, और इसी तरह से 12वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगाएंगे, 12। अब यहां से आप समझिएगा कि मान ली पहली कक्षा में 1 पेड़ लगाए, है ना, दूसरी कक्षा के लोगों ने 2 पेड़ लगाया, तीसरी कक्षा के लोगों ने 3 पेड़ लगाया, चौथी कक्षा के बच्चों ने 4 पेड़ लगाया। हर एक कक्षा में जितनी कक्षा की संख्या है उसी संख्या के बराबर पेड़ लगा रहा है, देख रहे हैं। 2 अनुभाग ने 2, कक्षा 2 के 2 पेड़, 3 के अनुभाग ने 3 पेड़, उसी तरह से ये 12 कक्षा है टोटल। कितनी कक्षा है, 12।
है ना। ये टोटल कितना है, 12 है। अब यहां से आप समझिएगा, पहली कक्षा ने 1 पेड़ लगाया, है ना, दूसरी कक्षा ने 2 पेड़ लगाया, तीसरी कक्षा ने 3 पेड़ लगाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, क्या है कि हर कक्षा, प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग है। हर एक कक्षा के कितने अनुभाग है, 3-3। तो 3-3 अनुभाग कहने का मतलब कि यदि मान लीजिए पहली कक्षा में 3 अनुभाग, तो पहला कक्षा 1 पेड़ लगा रहा है, इसका 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा। दूसरी कक्षा में भी 3 अनुभाग है तो उसमें भी 3 दूना 6 पेड़ लगा। इसका कहने का मतलब है कि इस तरह से आप समझ सकते हैं टोटल कितना पेड़ लगेगा, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि देखा जाए तो ये एसएन का मान आ गया। सभी सम ऑफ एन टर्म यानी सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना पेड़ लगेगा वो निकल जाएगा। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल को जोड़ करके 3 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो आइए देखिए, इसको आराम से निकाल लेंगे। टोटल कितने कक्षे थे, 12 कक्षे थे, यानी कि S12 है ना, S12 निकाल देना। तो 3 इंटू फॉर्मूला लग जाएगा 3 इंटू, चूंकि 3 से दुगुना करना है ना, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। 3 ये ब्रैकेट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे इंटू ही रहने देते हैं। एन का वैल्यू टोटल कितना है, 12 है, 12/2। प्रथम पद कितना है, 1 है, और अंतिम पद कितना है, 12। ठीक है, देख लीजिए, ये आप 2 6 12, 12 1 13 13 78, है ना, 12 1 13, 6 गुना 13, यानी 13 6 78, और 78 में 3 से गुना करेंगे, 3 8 24 के 4, 3 8 24 का 4, हाथ में 2, है ना, और 2 23, 200। टोटल पेड़ की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे, 234 टोटल पेड़ लगेंगे, है ना। आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल कक्षा में 12, कक्षा कितनी तक है, 12वीं तक है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 से लेकर के 12 कक्षा तक था। कितना कक्षा तक था, 12 कक्षा तक। तो पहली कक्षा ने 1 पेड़ लगाया, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगा रहा था। दूसरी कक्षा ने 2 पेड़ लगाया, तीसरी कक्षा में 3 पेड़ लगाया, उसी तरह से 12वीं कक्षा ने 12। अब हर एक कक्षा का 3-3 अनुभाग है, तो आप सोचिए कि पहली कक्षा ने तो जाहिर सी बात है कि 3 पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा ने 3 दूनी 6 पेड़ लगाएगा, उसीलिए मैंने यहाँ पे 3 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। चलिए, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या बनाया गया, एक सर्पिल। देखिए सर्पिल, ये आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, सर्पिल है ना। सर्पिल का फिगर, सर्पिल कैसा बनता है, जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये जो फिगर बन रहा है ये आपका क्या बन रहा है, सर्पिल बन रहा है ना। तो ये इसका पहला सर्पिल का त्रिज्या हो जाएगा, दूसरे सर्पिल का त्रिज्या ये हो जाएगा, है ना, और ये सर्पिल में अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धवृत्त। उसी तरह से ये दूसरे अर्धवृत्त ये हो गया, तीसरा अर्धवृत्त देख सकते ये हो गया आपका, इसको दूसरे कलर से करते, ये पहला आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका फिर दूसरा अर्धवृत्त ये हो गया, है ना। उसी तरह से तीसरा अर्धवृत्त आपका ये हो गया, उसी तरह से चौथा अर्धवृत्त आपका ये हो गया यहां तक, है ना। उसी तरह से ऐसे ऐसे कितने सर्पिल बन रहे हैं, जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं, इस आकृति में देख सकते हैं टोटल 13 क्रमागत सर्पिल बन रहे हैं। तो 13 जब सर्पिल बन रहा है तो इसमें 13 त्रिज्या हो जाएगा, है ना। इसमें कितनी त्रिज्या हो जाएगी, 13 त्रिज्या, और 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, यानी कि जितना सर्पिल 13 सर्पिल बन रहा है, 13 सर्पिल का कुल लंबाई कितना होगा, ये आपका यहां से पूछ रहा है।
तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहां से, क्या कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। यहां पे मैं लिख देता हूं, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो अर्धवृत्त 2 पाई आर बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, पाई आर। यही आपका अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि। और यही देखिए यहाँ पे आपका अर्धवृत्त बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। दूसरा अर्धवृत्त आप देख सकते हैं, ये बन रहा है। तीसरा अर्धवृत्त क्या बन रहा है आपका, तीसरा अर्धवृत्त जो है आपका ये बन रहा है। इस तरह से इसमें 3 अर्धवृत्त आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। 3 अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं, माना कि 13 अर्धवृत्त की त्रिज्या, 13 अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट कहां तक, R13 तक। R1, R2, R3 से लेके कितना तक, 13 अर्धवृत्त। जब 13 बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 13 त्रिज्या होगी। और यहाँ पे देखिए ना, त्रिज्या तो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 1.5, यानी कि त्रिज्या जो है उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। कितना, 0.5 आपका क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं सर्पिल की कुल लंबाई है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई। तो सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्पिल की लंबाई कितनी थी, पाई आर थी, है ना। तो पहला हो जाएगा पाई R1, पाई R2, पाई R3 डॉट डॉट कहां तक, पाई R13 तक, है ना। तो इस तरह से यहां क्या कर लेते हैं, पाई को कॉमन कर लेते हैं। पाई को क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कहां तक, R13 तक। सर्पिल की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, R13 हो जाएगा। तो R1 और R1 से लेकर R13 तक का वैल्यू हम लोग को पता है। R1 का वैल्यू कितना है, 0.5, R2 का वैल्यू कितना है, 1.0, R3 का वैल्यू कितना है, 1.5, ठीक है। इस तरह से R13 तक, R13 तक। तो यहां से Sn का फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे देखिएगा पाई, यहां से क्या लग जाएगा फॉर्मूला Sn का। तो Sn का क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यहां से Sn का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/2। तो n का वैल्यू कितना, 13 है। तो यहां से हो जाएगा 13/2 इंटू 2a। a का वैल्यू कितना है, 0.5 प्लस n-1, ये 13 - 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है, 0.5। देखते रहिए, पाई 13/2। ये पुनः 2 में 0.5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस, ठीक है। 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। और 12 में से 0.5 में गुना करेंगे तो आपका पुनः ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतना आ जाएगा
पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख लेते हैं, ठीक है। और ये आपका गुना 13/2, और ये क्या हो जाएगा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 ये कट गया और 2 से ये 11 बार में कट गया। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो 13 है गुने 11 यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दांग का 130, है ना। 130 और 13 और यानी कि 143। टोटल सर्पिल की जो कुल लंबाई हो जाएगी वो आपका 143 क्या हो जाएगा, क्या था 143 आपका सेंटीमीटर टोटल सर्पिल की क्या हो जाएगी लंबाई जी। एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों किस तरह से बना है ये क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठा। देखिए इस क्वेश्चन का फिगर ये है, मैं आपको बताता हूं ये फिगर है। देखिए इस क्वेश्चन का ये आपका क्या फिगर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, 20 लट्ठे रखे गए हैं, है ना। देखिए सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितना लट्ठा रखा गया है, 20 लट्ठा, ठीक है। उसके बाद उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठा, उसके बाद अगली पंक्ति में कितने लट्ठे, 18 लट्ठे रखे गए हैं। देखिएगा यहाँ पे इस पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर इस पंक्ति में कितने लट्ठे, इस तरह से आपको लट्ठा रखे, यानी कहने का मतलब ये एपी बन रहा है। कैसे देखिएगा ये किस तरह से एपी बन रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, है ना, दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठा, तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठा, इसी तरह से, है ना। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन में है कि ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं, टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 है। यानी कहने का मतलब है कि यदि ये एन तक जाएगा, यदि कितने तक जाएगा, ये एन तक जाएगा, है ना। ये टोटल कहां तक जाएगा, एन तक, और टोटल लट्ठों की संख्या 200 दे दिया है। यानी क्वेश्चन में आपका रखा है, ध्यान दीजिएगा, दिया है क्वेश्चन में कि एस एन बराबर कितना दिया हुआ, 200 दिया हुआ है, ठीक है। एस एन का मान कितना दिया हुआ, 200। तो यहाँ पे टोटल कितना, मतलब कि कितने संख्याएं तक जाएगी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में। सबसे ऊपरी वाली पंक्ति कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति कहने का मतलब है कि जो एनो, यानी एक ऐसा टर्म आएगा यहाँ पे कि nth टर्म आएगा, तो सबसे अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो ये एन का जो मान निकलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एन का, एसएन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d बराबर में 200। एन का वैल्यू बच्चों, एन का वैल्यू तो एन रहेगा, n/2 ही रहेगा। यहां से 2a, 2 × a का वैल्यू कितना है, 20 है, प्लस n-1 × d, d का वैल्यू कितना हो गया, 19 में से 20 -1 हो जाएगा, d का वैल्यू बराबर में 200। आप देख सकते हैं यहाँ पे n/2 20 दूनी 40, है ना, 20 दूनी 40, और यहां से यदि गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। देखिए अब यहां से 2 से गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा, यानी n × 40, अच्छा 40 और 1 आपका 41 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और बराबर में 400 हो जाएगा। इस तरह से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 41n हो जाएगा, और माइनस का n², और बराबर में क्या हो जाएगा, 400। पूरे टर्म को उठा के इस तरफ लेकर के आ जाइए तो इधर में हो जाएगा 0, n² पॉजिटिव, माइनस का 41n, और अच्छा यहां पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपका 400 है, ठीक है, प्लस का 400। अब यहां से आप देख सकते हैं तो मेरा क्या आ गया, ओवरऑल n² - 41n
और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक प्रकार का क्या आ गया, एक समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण। आप यहां से इस समीकरण को चाहो तो बच्चों आप इसको द्विघात सूत्र से तोड़ दीजिए या फिर इसको फैक्टर मेथड से तोड़ दीजिए। तो फैक्टर मेथड थोड़ी सी दिक्कत होगी, यदि आपको पता है तो आप बना सकते हैं, है ना। दिमाग यदि आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्यथा ये तो फिर आपके लिए सबसे जबरदस्त मेथड आपका कौन सा है, द्विघात सूत्र सबसे बढ़िया मेथड है। तो द्विघात सूत्र से अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए इसको कैसे टूटेगा, एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या कर दीजिए 25n और माइनस का 16n रखेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर आपका माइनस का 41n हो जाएगा और यदि गुना करते हैं तो ये 400 हो जाएगा, प्लस का 400, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहां से n का 2 वैल्यू निकलेगा, कैसे, n कॉमन कर लीजिए तो n माइनस का 25 हो जाएगा और यहां से माइनस का 16 कॉमन करेंगे तो n माइनस 25 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं कि n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस तरह से n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से n का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और उसी तरह से यदि n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा 16। अब यहां से देखिए n का दो वैल्यू आ गया, एक 25 आ गया और एक 16। तो क्या क्या दोनों में से कौन सा आंसर होगा, क्या n का वैल्यू 25 रखेंगे तो कितना 25वें पद में या 25वें लाइनिंग में कितने लट्ठे आएंगे या फिर 16वें लाइनिंग में कितने लट्ठे आएंगे, उससे हम पता कर सकते हैं, है ना। तो आइए उसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। n का वैल्यू मेरा यहां से देख लीजिए, a का वैल्यू मेरा कितना है, यहां से a का वैल्यू मेरा 20 है और d का वैल्यू कितना है माइनस का 1 है। इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो n का 2 वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 2 केस हो गया, एक आपका हो गया केस फर्स्ट और एक आपका क्या हो गया केस आपका सेकंड हो गया। केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में आपका क्या है, n बराबर आपका क्या है 25 है और दूसरे केस में n इज इक्वल टू क्या 16 है ना। आइए a का मान आपका 20 था और d का मान कितना था माइनस का 1 था, तो हम an निकाल लेते हैं। nवां पद में कितना लट्ठा आएगा यहीं से निकल जाएगा, n बराबर, तो n का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है ना। अब मान रख दीजिए a का वैल्यू कितना 25 है, एक मिनट, a का मान, हाँ a का मान 20 है प्लस n का वैल्यू कितना लिया 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1, देख सकते हैं 20 प्लस 25 में से एक जगह 24, 24 में से 1 गुना करेंगे तो आपका माइनस का क्या हो जाएगा 24, यानी कि माइनस का 4। अब बताइए यहाँ पे n यानी कि 25वां है ना 25, यानी कहने का मतलब कि a 25 का वैल्यू कितना आ गया आपका, आ गया कितना 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो क्या कभी ऐसा संभव है बच्चों कि ये घटते 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 कभी ऐसा होगा कि -4 लट्ठा, कभी भी लट्ठों की संख्या निगेटिव तो हो नहीं सकती है, कहीं ना कहीं घटते घटते एक ऐसा समय कि पॉजिटिव तो आएगा ना आएगा। उसीलिए आपको आप यहां से समझना पड़ेगा कि ये जो है आंसर जो आया है वो पूरी तरह से क्या है असंभव है। ये कैसा है, ये एक तरह से असंभव हो गया, है ना। तो क्या इससे आएगा, तो इससे देख लेते हैं। a बराबर यहाँ पे आपका 20 है और d का वैल्यू कितना है माइनस का 1 है, तो यहां से an क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 16, a प्लस 16, a का वैल्यू 20, 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू माइनस का 1, है ना। 16 में से जब 15, ये माइनस का क्या हो जाएगा 15, यानी 20 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। यानी कहने का मतलब है कि 16वां पद कितना हो गया 5, यानी कि कहने का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा समय आएगा कि सबसे नीचे वाला में कितने लट्ठे बचेंगे 5 लट्ठा आएगा, है ना। तो इस तरह से ये आपका जो है ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों, है ना। जो कि हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर को क्या किया हम लोग सॉल्व किए। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। आइए हम लोग, यदि किसी प्रकार का दिक्कत यदि ना समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन आपको
अगले लेक्चर में किया जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है। देखिए कहता है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है ना, जैसा कि एक फिगर इसमें इसके अगले वाले इसमें जगह नहीं, इसमें बना नहीं फिगर, इसलिए अगले वाले स्लाइड में इसको फिगर को हम रखे हुए हैं। देखिए ये फिगर को आप देख सकते हैं, इसी फिगर से आपको समझना है क्या है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कहते हैं एक आलू दौड़ है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो कि पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से देखिए ये बाल्टी रखा हुआ है ना, और इस बाल्टी से कितने दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है, ये 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और उसके बाद कहता था अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में रखकर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। उसके बाद के जो आलू हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया। सब कितना मीटर की दूरी पर रखा गया, 3-3 मीटर बढ़ते चला जा रहा है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस रेखा में टोटल कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है ना। अब देखिए इसमें टोटल कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। यानी इतना तो फैक्ट है कि पद की संख्या हमको पता हो गया कि कितने पद है, 10 पद है। तो देखिए आपको सबसे पहले इस आलू को, इस लड़की क्या करती है, आलू को उठाती है और उठा करके पुनः यहां से रखते हैं। तो यहां पे मान लिया जाए, यहां पे मान लीजिए वो लड़की है, ठीक है ना, यहाँ पे ये लड़की है और लड़की आई और आलू को उठाई और पुनः बाल्टी में रखी। तो यहां से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर, और पुनः यहां से फिर से कवर की, तो टोटल कितना कवर हो गया उसको, एक तो यहां से यहाँ आई 5 और फिर पुनः गई तो 10। यानी कि पहला जो आपका हो गया, यानी पहला आलू को उठा करके रखने में कितना दूरी तय करना पड़ा उसको, 10 मीटर की दूरी तय करना पड़ा। फिर दूसरा आलू उठाना है तो पहले आलू से 3 मीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, यानी 5 तो यहाँ आया, फिर 3 8, फिर पुनः यहाँ पे आ गया, यानी 8 जाना और 8 पुनः आना, यानी कि दूसरा पद कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर उसी तरह से तीसरा आलू को उठान के रखना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 तक तो यहाँ पे, फिर 8 3 11, फिर जान आना, यहां से लेके 11 फिर आना और फिर 11 यहाँ पे जाना, यानी 11 11 कितना हो जाएगा, 22। उसी तरह से करते करते कितने पद है टोटल बच्चों, 10 पद, यानी 10 आलू को उठा करके उसको क्या कर देना है, रख देना है गिलास में। तो 10 आलू को उठाने तक और वहां पे पुनः रखने में टोटल कितनी दूरी उसको तय करना पड़ा, ये निकाल। तो अब सामने आपको एपी दिख गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ए का मान हमको पता हो गया 10 है ना, डी का मान भी हमको पता हो जाएगा 16 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमारा एन का मान पता है, एन का मान कितना है 10, तो हम निकाल लेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एसएन का फॉर्मूला, तो एसएन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला लगा देंगे, एन बटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एस 10 हो जाएगा, एस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान आपका बच्चों 10 है, 10 माइनस 1 इंटू है ना, डी का वैल्यू कितना है, 6 है। क्या आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा यहाँ पे 5 20 प्लस 10 में से गया ना 9 6 54। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो टोटल 10 ही आलू था ना, एन का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 2 गुने है ना 54 और 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 74, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 128 मीटर की उसको क्या करने पड़ेगी, दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी टोटल लंबाई कितना, यानी पूरा 10 आलू को उठा करके रखने में उसको टोटल 128 मीटर की दूरी को क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। बच्चों ये आप क्वेश्चन को देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 74 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 4 5 20 के 0 हाथ में 2 है ना, 7 5 35 और 2 37, 370 आ जाएगा बच्चों, है ना। यानी टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
है ना। और इस तरह से हम लोगों ने आज इस क्वेश्चन को प्रश्नावली 5.3 को पूरे अच्छे तरीके से इसको क्या कर लिया, हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आइए प्यारे बच्चों मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप खुश रहे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।